भस्म और लवण लेकर के आए हैं। इसके बारे में जानने से पहले मैं पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा। अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, ये सब जानकारियां हम लोगों ने इकट्ठा कर ली। तो जैसा कि आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सूचक के बारे में हम लोग का लास्ट क्लास था। पिछले बार सूचक जो पढ़े थे वहां तक लास्ट हुआ था। अभी ये जो विषम परिस्थिति जो हमारे भारत में और पूरे वर्ल्ड में जो ये आ चुकी है, कोरोना जैसी महामारी, इसमें हम लोग अपने एजुकेशन चैनल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश विदेश के सभी बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश की। तो कुछ यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया है जिसमें जो पदार्थ है उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं संतरा है या नींबू। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा हो या नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। दही या दूध, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि दूध में कौन अम्ल पाया जाएगा तो उसमें भी लैक्टिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये सब अम्ल जो कुछ पदार्थ में उपस्थित अम्ल, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं और हमारे बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित है, विद्यमान है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसको नोट करना बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद हमने पिछले क्लास में अम्ल और भस्म के भौतिक गुणों के बारे में जानकारियां पढ़ी थी। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म के रासायनिक गुण। अम्ल तथा भस्म के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल और भस्म की अभिक्रिया किससे कराएंगे? धातु से। तो धातु के साथ अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका नोट्स लिखिएगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, ये वाला एग्जांपल लिखिएगा। ये आपका अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है। ये बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। HCl क्या है? अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हमने जिंक से कराया, यानी धातु के साथ। तो क्या मिला आपको? जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है? लवण है। जिंक क्लोराइड मिलता है जो क्या है? लवण है, और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब अम्ल के साथ हो गया धातु की अभिक्रिया, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया है। दूसरा टॉपिक लिखिएगा इसी में, धातु की भस्म के साथ अभिक्रिया। बी नंबर में, इसको नोट कर लेना। बी नंबर में लिखिएगा भस्म की धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें भस्म जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ लिख देंगे, भस्म
धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, भस्म लेते हैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर जिंक ले लिए धातु, तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो भस्म जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे आते हैं, दूसरा अम्ल तथा भस्म की, अम्ल तथा भस्म की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक बनाइएगा अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल का अभिक्रिया यदि हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे, अम्ल की अभिक्रिया यदि हम धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमको लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, वाटर जल। इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे? आप लोग लिख सकते हो कि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। ये आपका हो गया नोट्स, और यहाँ पे हमने एक चार्ट तैयार कर लिया है। इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। कुछ नहीं याद करना है, आपको ये याद कर लोगे तो नोट्स बन जाएगा। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हम यहाँ पे कोई अम्ल लेते हैं, HCl ले लिए, और यहाँ पे हम Na2CO3 ले लिए, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब हमने लास्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर वाले क्लास में पढ़ा था इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 बैलेंस हो गया। तो अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराए, बी नंबर में लिखिएगा। भस्म का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग किसका अभिक्रिया कराएंगे? भस्म का। इसको नोट कीजिएगा। इसमें लिखिएगा नोट, भस्म
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। भस्म जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए फटाफट। अगला टॉपिक है अम्ल तथा भस्म की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये तो हो गया। अब इसको किसके साथ कराएंगे? अम्ल तथा भस्म की धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, या इसी का नाम एक और है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहा जाता है। HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपको याद होगा शायद HCO3 को बाइकार्बोनेट 9th क्लास में इस चीज के बारे में पढ़े थे। तो अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब भी हमको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, और यदि हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी कराएंगे अम्ल की अभिक्रिया तो हमको क्या मिलेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो HCl का अभिक्रिया हम लोग NaHCO3 के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। हाँ, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है आपका? बैलेंस इक्वेशन। भस्म का धातु बाइकार्बोनेट भस्म का धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी? भस्म जो है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमने क्या पढ़ा? अम्ल तथा भस्म की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल तथा भस्म, इसको शॉर्ट नोट में हम लोग तैयार कर सकते हैं कि अम्ल तथा भस्म धातु कार्बोनेट या धातु अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लेकिन भस्म जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया? पूरा नोट्स बनाते चलिएगा। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक बनाइएगा तीसरा नंबर, अम्ल भस्म अभिक्रिया। ठीक है। HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। यानी यहाँ पे नोट्स लिखेंगे कि अम्ल जो है अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा
जल का निर्माण करता है। पैराग्राफ चेक लिखिएगा, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी करते हैं। यानी अम्ल भस्म अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिएगा, अम्ल प्लस भस्म मिल करके क्या बनाया, लवण और जल। लवण और जल बनाया, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल। ये हो गया। चौथा लिखिएगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो इसमें लिखिएगा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, या कह सकते हैं भास्मिक होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति भास्मिक होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, भास्मिक होती है। तो जब भास्मिक होगा तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी भस्म, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, भास्मिक, भस्म की तरह। तो ये जब भस्म होगा और यह अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो भस्म की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पे क्या बन रहा था, लवण और जल बन रहा था। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति भास्मिक होती है, अतः यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं धातु के ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग HCl से करा दिए, तो क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराने पे लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको फटाफट। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के बना लवण प्लस जल। ठीक है, 5 मार्क टॉपिक बनाइएगा आप लोग। अधातु के ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अधातु के ऑक्साइड की भस्म के साथ अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, भस्म के साथ। तो यहां लिखेंगे अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः यह भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है।
ठीक है, अतः यह भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। अधातु का ऑक्साइड प्लस भस्म मिलकर के क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु है, इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, बैलेंस करना है तो इसको 2 कर देंगे। ओके, नोट कीजिए। अब देखिए अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय कैसे होती है, यहां देख लेते हैं। तो मान ले जाए कि अगर किसी की प्रकृति देखनी है तो CO2 में यदि हम लोग वाटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्साइड की प्रकृति देखनी है किसी धातु या धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, तो वाटर के साथ जब उसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमको अम्ल मिल जाएगा, तो अम्लीय हो गया, भस्म मिल गया तो भास्मिक हो गया। छठा, अम्ल का जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन यह हमें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह हाइड्रेनियम आयन के रूप में पाया जाता है। अम्ल देख लेते हैं, HCl का अभिक्रिया हम H2O के साथ कराएंगे तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में मिलेगा, लेकिन H प्लस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, या H2O के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता है हमको, हाइड्रेनियम आयन। हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था। ठीक है, अम्ल जो है वो जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रेनियम आयन देता है। इसके बाद सातवां, भस्म का जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा भस्म जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एग्जाम्पल देखिए, NaOH को यदि हम लोग वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे
तो हमको OH माइनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये था। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए इसको फटाफट जल्दी से। एक नोट लिखिएगा, लेकिन अम्ल जो है, अम्ल या क्षार बोल देते हैं आप लोग, लिख लें। अम्ल या क्षार जो है उसको हम लोग डायरेक्ट वाटर में नहीं मिला सकते हैं, या अम्ल में डायरेक्ट वाटर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यह जो अभिक्रिया होती है इसमें बहुत सारी सावधानियों को हम लोगों को रखना पड़ता है, सावधानी के साथ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि हम अम्ल में वाटर डालते हैं, अचानक वाटर डालेंगे, तो यह बहुत ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है और इससे इतनी मात्रा में हीट निकलेगा कि हो सकता है कि हमारे शरीर को भी जला दे। तो इसीलिए अम्ल में यदि वाटर मिलाते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से मिलानी चाहिए। सपोज दैट ये एक कड़क नली है, इसमें हमने एसिड लिया है, ये अम्ल है। तो इसमें केमिस्ट्री लैब में जब जाइएगा और वहाँ पे बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि जो लैब के जो इंचार्ज हैं उनके निगरानी में ही कोई कार्य करनी चाहिए, क्योंकि केमिकल जो है वो बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार ऐसा चीज है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे आज कह सकते हैं कि अगर जो भी वुहान लैब से जो बातें उठ रही हैं वो अगर सच है तो उसमें कहीं ना कहीं असावधानियां हुई है या जानबूझ के क्या गलत चीज है। उसी तरीके से असावधानियां जो है, मान लीजिए कड़क नली में हमने एसिड लिया, तो इसमें वाटर मिलाने का तरीका क्या है, तो कड़क नली को हल्का बेंड करेंगे और इस वाटर का जो नली है कड़क नली, उसको हम लोग यहाँ लाके धीरे धीरे इसमें वाटर गिराएंगे, एकदम इसके दीवार से वो सटते हुए वाटर नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सांद्र अम्ल को अगर तनु अम्ल में बदलना है तो डायरेक्ट उसमें वाटर नहीं मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिए और एक मग पानी डाल दिया, वो तनु बन गया, डाइल्यूट बोलते हैं जिसको, डाइल्यूट एसिड बन गया। यानी कॉन्क एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए, यानी सांद्र एसिड को तनु एसिड बनाने के लिए, तनु अम्ल बनाने के लिए उसमें सावधानी के साथ ड्रॉपलेट टाइप के वाटर मिलाना पड़ता है, जिससे कि हमें और हमारे शरीर को कोई नुकसान न हो। ठीक है, तो लिख लिए, समझ गए कि अम्ल में यदि वाटर मिलाना है तो उसको सावधानी के साथ मिलानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है। अम्ल और क्षार की प्रबलता। तो अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है, अम्ल की प्रबलता हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करती है और भस्म की प्रबलता हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करती है। अम्ल की जो प्रबलता है वो हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करेगा और जो भस्म की प्रबलता है वो हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करेगा। प्रबलता मतलब शक्ति। आपने आपके बुक में एक पॉइंट होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, उसका नोट्स भी बना करके आप लोग को दिखाना है। ये कह सकते हैं कि वर्ड टाइप हो गया, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल
प्रबल भाष्म और दुर्बल भाष्म। ठीक है, ये आपको जो नोट्स बनाइएगा उसमें इसको भी लिखना अनिवार्य है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद टॉपिक बनाइएगा सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक, इसमें लिखिएगा इसके नीचे एक नोट पहले लिख लीजिएगा, आम्ल या भस्म, आम्ल या भस्म की प्रबलता, प्रबलता मतलब उसकी शक्ति, आम्ल या भस्म की प्रबलता सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात की जाती है। आम्ल या भस्म की जो प्रबलता है वो सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक के द्वारा प्राप्त की जाती है। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक है क्या, तो लिखेंगे यह बहुत सारे सूचकों का इसके बारे में लिखवा रहे हैं, यह जो है वो बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों के द्वारा व्यक्त करती है। ठीक है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक क्या है, तो ये बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। यह जो सूचक है वो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी परसेंटेज, सांद्रता को कह सकते हैं परसेंटेज, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों के द्वारा व्यक्त करती है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक कहलाती है। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक का डिफिनेशन हुआ, इसको फटाफट लिखिए। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक को क्या कहते हैं, नीचे लिखेंगे, इसको पीएच स्केल भी कहा जाता है। इसको पीएच स्केल भी कहा जाता है। पीएच, पीएच का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे तो इसको पोटेंज बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ग्रीक भाषा में पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ग्रीक भाषा में पोटेंज का मतलब पावर होता है। पीएच का फॉर्मूला जो होता है पोटेंज यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल के बारे में देखेंगे।
तो पीएच स्केल जो होता है इस तरीके से यहाँ पे नोटेशन होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14। ठीक है। पीएच स्केल में जो 7 होता है ये होता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा, पीएच वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। यानी पीएच यदि 7 के बराबर होगा तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और पीएच यदि 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, इधर जाएगा तो इसकी क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ रही है। और इधर से इधर जाने पर क्या होता है, अम्लीयता बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ रही है। मतलब यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। और पीएच मान यदि 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। पीएच निकालने का एक सूत्र होता है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, ये फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का। ठीक है, लॉग में कुछ जान लेते हैं हम लोग। लॉग में यदि गुना होगा AB या AB लिखते हैं डायरेक्ट, लॉग AB अगर होगा तो इसका हो जाएगा log A प्लस log B। यदि होगा आपका log A बाई B तो हो जाएगा log A माइनस log B। इंपॉर्टेंट लॉग का फॉर्मूला लिख देते हैं। और यदि log A की पावर n होगा तो इसका हो जाएगा n log A। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद कीजिएगा तब और अच्छे समझ में आएगा। बस 3 ही फॉर्मूला है, याद करना है। ठीक है, तो इसको याद करना है। इसके बाद हम लोग आप लोग को एक वर्क देते हैं कि log 1 से लेकर के log 10 तक का वैल्यू आपको लिखना है। जैसे log 1 का वैल्यू कितना होगा, log 2 का वैल्यू कितना होगा, ये सब आपको याद करना है। 0 हो गया, 0.301 हो गया, सो ऑन। इस तरीके से log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपको लिख करके याद करना है, हमको नोट्स में दिखाना है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे log से वैल्यू निकालना, मतलब हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा और उससे पीएच वैल्यू निकालना, ये सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको त्रुटि नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि अगली वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर के माध्यम से क्या होगा कि जो बच्चे इस लॉकडाउन की स्थिति में फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं और जो मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें, केमिस्ट्री अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, फिजिक्स और मैथ के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के साइट पे अपलोड हो रहा है। और ये केमिस्ट्री मेरे साइट से अपलोड होता है, वहाँ भी केमिस्ट्री मिलेगा आपको। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट अच्छा या बुरा, हमको अच्छा कीजिएगा तो वो भी अच्छी है, बुरी कीजिएगा तो बुरा कीजिएगा तो वो भी अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि आपने बारीकियां को देखा और मेरी कमी को पहचाना और मुझे बताया। धन्यवाद। बहुत जल्द मैं 11th और 12th का वीडियो लाने वाला हूँ, नीट JRF